नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे, क्या आप सिर्फ रील्स देखते जाएंगे, वीडियोस देखते जाएंगे, या आपके सपनों के लिए आप काम करना चाहते हैं। दोस्तों, आप यदि आपके सपने के ऊपर काम करना है, आपके सपनों को पूरा करना है, तो डेफिनेटली मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। क्योंकि रील्स में जो आप देखते हैं कि बड़ा सा आलीशान बंगलों में कोई रहता है, कोई अपना मर्सिडीज़ खरीद रहा है तो कोई अपना फरारी खरीद रहा है। बट दोस्तों, आपकी ज़िंदगी वही रील्स देखते देखते बड़ी हो रही है। भले ही वो बढ़ते चले जा रहे हैं, बट आप वही का वही रह गए हैं। अब आप कुछ करने को कोशिश करते हैं तो अल्टीमेटली वहाँ पे सेटबैक आती है कि कुछ ना कुछ ऐसा दिक्कत आ जाता है जिसकी वजह से आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, इस तरह का सिचुएशन आपका है तो डेफिनेटली मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि सपने के बिना आदमी है ही क्या, कुछ तो बचेगा नहीं ना। क्योंकि जब उसके सपने पूरे होंगे, उसके एटलीस्ट जो डिज़ायर है, जो बचपन से उसने सोच के आया है, क्या उसको जो पूरा ही नहीं कर सकता, वो कुछ कर ही नहीं सकता, तो दोस्तों क्या होगा दोस्तों? वो ज़िंदगी तो होगी, बट कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं होगी। तो उसको इंटरेस्टिंग थोड़ा बनाते हैं, थोड़ा जानते हैं कि सपने तो हर कोई देख लेता है, बट उसका प्लान आउट क्या है, क्या उसको पूरा करना है, नहीं करना है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, उसके हिसाब से हम जॉब मिल जाती है, सैलरी मिल जाती है, सब मिल जाता है। बट जो सपने होते हैं वो पहले बड़ा होता है, फिर जैसे जैसे हम बढ़ते हैं उसके हिसाब से वो छोटा छोटा और छोटा, फिर बाद में बोलते हैं नहीं नहीं यार, वो तो सिर्फ सपने थे, किसका पूरा होता है, छोड़ो, क्या ही रखा है। तो दोस्तों, आप ऐसा सोचते हैं कि आप सपनों को छोड़ दें और आप वो लाविश लाइफ नहीं चाहिए, आपको ना घर चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना कुछ चाहिए, तो ये वीडियो की भी आपको ज़रूरत है नहीं वैसे। बट इनकेस आप मेरे साथ बने हुए हैं, देख रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ आपके दिमाग में है कि हो सकता है कि इस बंदे से सीख सकूं। दोस्तों, मैंने इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने वो सपनों को अकम्प्लिश किया है। तो मैं अपनी प्रैक्टिकल बेस के ऊपर मैं बोलना चाहता हूँ, मैं आपको करवा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट मोर देन 1000 पीपल की लाइफ चेंज कर चुका हूँ। एंड वो किताबी ज्ञान नहीं है, ना ही वो मोटिवेशन स्पीकर्स है। मैंने बहुत सारे चीज़ें देखा एंड जिन्होंने मेरा लाइफ चेंज किया। दोस्तों, लेट मी टेल यू, जैसे कि मैंने संदीप माहेश्वरी जी को बहुत मानता हूँ। उन्होंने मेरा लाइफ पूरा ट्रांसफॉर्म किया, थोड़ी चेंजेस बहुत ज़्यादा किए। उनकी जो सेमिनार्स थे मैंने सारे अटेंड करता गया। दोस्तों, मोटिवेशन तो आई, बट जो वो बोलते हैं ना कि यार मैं जॉब ही कर रहा हूँ, मेरे लाइफ में तो कुछ चेंजेस हो ही नहीं रही है, बस काम पे काम किए जा रहा हूँ, किए जा रहा हूँ। और काम में कुछ एडिशनल काम कर दी जाए कि ऐसे फॉर्मेट बनाएंगे, वैसे फॉर्मेट बनाएंगे, तो दोस्तों आप आपके दोस्तों के लिए खतरे हो। क्योंकि आप हर दिन कुछ ना कुछ इनोवेटिव लेके आ रहे हो, जिसकी वजह से उनको वो काम करने पड़ेंगे। तो डेफिनेटली आप चाहो या ना चाहो, वो अपने आप ही आपके दुश्मन बन जाएंगे। तो ये जो सिनेरियोज़ है कि मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनो, उनको देखो, तो वो तो बोलते रहेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे जब आप ज़्यादा वीडियोस देखेंगे, चाहे कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर हो, बड़े एक से बढ़कर एक है, आप इंस्टाग्राम में चले जाए, आप यूट्यूब में चले जाए, आप कहीं पे भी चले जाए, मोटिवेट तो होंगे, बट आपके पास गोल ही क्या है, आपको करना क्या है, आपके पास कोई रोड मैप ही नहीं है। आप सिर्फ चल रहे हैं तो चल रहे हैं, आज अचानक से इसको देख लिए, कल उसको देख लिए, पता चला एमएलएम वालों के सामने आ गए तो आप तो ख़त्म। यानी कि वो मोटिवेट करेंगे और मोटिवेशन के साथ आपका जो बड़ा सा लॉस करेंगे ना, उसको तो कभी रिकवर हो ही नहीं सकता। क्योंकि वो जो सपने हैं ना कि यार मैंने गरीब था, मैं मर्सिडीज़ खरीद लिया, तुम भी नहीं चाहते क्या तुम खरीदो? तो दोस्तों, सुनने के लिए तो वो बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेट भी हो गए, बट वो प्लान काम ही नहीं करता। क्योंकि उस पर प्रोडक्ट नहीं है, उस पर सिर्फ मोटिवेशन है। और जब तक आदमी मोटिवेट रहेगा तब तक दूसरों को सेम चूतिया बनाएगा, और कुछ नहीं है उस पर। तो दोस्तों, वाई आई एम सेइंग दैट, क्योंकि मैंने अकॉम्प्लिश किए, क्या किया है मैंने, कि अल्टीमेटली मैं आज के डेट पे एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। साथ ही साथ मैं एक कंपनी में अच्छी रेप्यूटेड पोजीशन पर हूँ। मेरा जॉब तो मैं कर ही रहा हूँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मोटिवेशनल स्पीकर को सुन के मैंने जॉब छोड़ दी और अपनी जॉब छोड़ के अपना कंपनी स्टार्ट कर दी एंड बहुत सारे पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, उनकी मोटिवेशन की वजह से दिस इज़ काइंड ऑफ माई बिजनेस, जहाँ पे मैं स्टॉक मार्केट को अपना बिजनेस मानता हूँ। क्यों? क्योंकि ये सारे बिजनेस की बात है। मानते हैं कि जैसे कि कोई भी कंपनी हो, कम से कम 500 हज़ार करोड़ उसको नहीं है उसके पास,
तो वो मार्केट में आएगा ही नहीं। वो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग के लिए आएगा क्यों, क्यों चाहिए? क्योंकि वो आ रहा है तो उसके पास ग्रोथ एंड एक्सपेंशन की प्लान है। वो कम से कम 15-20 साल से मेहनत कर रहा है। ऐसा नहीं है कि मैंने आज कंपनी खोली, मेरे 4 करोड़ की कंपनी है और मैं लिस्टिंग करने आ गया। तो दोस्तों जिस भी निश में है तो अल्टीमेटली हम उसके ऊपर काम करते हैं एंड उसी के ऊपर वो बिज़नेस बनी है। तो उसी के भरोसे पे हम क्या करते कि वहाँ पे इन्वेस्ट करते। तो उसकी वजह से बीइंग अ फाइनेंशियल एडवाइज़र विथ मार्केट की कम से कम 13 to 14 ईयर्स की मेरे एक्सपीरियंस है। मैंने 5 ईयर्स यूएई में काम करके आया हूँ और मेरे जो बड़े बड़े सपने थे कि सोफिस्टिकेटेड जगह पे काम करना, सूट बूट पहन के ही काम करना, अलग अलग जगह देखना, दुनियादारी देखना, लोगों से मिलना, तो वो सारे मैंने किए। अभी बाकी रहा आप इतना क्यों नहीं दिखाते कि आपके पास गाड़ी है, घर है, ये है। दोस्तों मुझे दिखावा की लाइफ बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आता हूँ। तो अल्टीमेटली मैं उसी हिसाब से पला बढ़ा हूँ और वही माइंडसेट में जीऊँगा मैं। दोस्तों कोई भी रिच मिलेनियर्स को देख लीजिए, वो दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड ऑन करते। खुद ऐसा नहीं है कि अभी मुकेश अंबानी के पास कितने पैसे हैं, बट क्या वो चाहते तो कुछ अच्छा ड्रेस नहीं पहन सकते थे? एक से बढ़कर एक डिज़ाइनर सूट पहन के घूम सकते थे, डिज़ाइनर कपड़े पहन के घूम सकते थे। बट द सिंप्लिसिटी देखिए दोस्तों, अभी भी हम मानते हैं ना, बिकॉज द सिंप्लिसिटी मेक्स अ सेंस। तो दोस्तों मैं यही बोल रहा हूँ कि सिंप्लिसिटी के साथ बढ़िए, एक प्लान लेआउट कीजिए कि आपके सपने के लिए कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों मैं अपनी कहानी से मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आप यदि कनेक्ट कर पाए तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इसमें से हम सीखेंगे एंड अकॉर्डिंगली हम आपके लिए भी सेम प्लान करेंगे। दोस्तों मैं एक छोटी सी गांव से आता हूँ, ऐसा नहीं है कोई मेट्रो सिटी था या कुछ था, ये एक छोटा सा गांव था उड़ीसा में, जहाँ से मैं पला बढ़ा और जिसका स्कूल सिस्टम ऐसा है कि अंडे चावल की स्कूल बोलते हैं। दोस्तों वो अंडे चावल की स्कूल था, जहाँ पे अंडे चावल मिला तो सारे बच्चे आते थे, नहीं तो वो नहीं आते थे। तो दोस्तों वहाँ पे मैं पला बढ़ा और मेरे बचपन से पता नहीं क्यों सपने थे कि एक डॉक्टर बनूंगा। पता नहीं क्यों, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता था, मेरा इंटेंशन यही था कि एक डॉक्टर बनूंगा। क्यों? क्योंकि बचपन में मेरे को हर वक्त सर्दी खांसी होता है जैसे नॉर्मल बच्चों को होता है। बट मेरे केस में क्या था कि मेरे को डस्ट एलर्जी थे, जिसकी वजह से मैं खेलने को जाऊँ या कूदने को जाऊँ या कुछ भी करूँ, मुझे सर्दी खांसी हो ही जाती थी। तो दोस्तों मैं हर वक्त बचपन पे एक डॉक्टर के पास जाता था। तो वो बच्चों के डॉक्टर अल्टीमेटली वो पहले मुझे 2 इंजेक्शन देते थे, उसके बाद बाकी मेडिसिन देते थे एंड मुझे इनहेल करने के लिए वहाँ पे 1 घंटे बिठा के रखते थे। दोस्तों वो जो मास्क लगा के बैठे रहो, कौन आ रहा है जा रहा है बस देखते रहो, यही काम था। दोस्तों उसमें भी बड़ा मज़ा आता था मुझे। क्यों पता है? क्योंकि मैं जब भी जाता था अल्टीमेटली वहाँ पे पैसे की एक गड्डी रहा करती थी, जो कि डॉक्टर की डेस्क। उसके बाद मैं जब भी बैठ के देखता था तो अल्टीमेटली एक के बाद एक बच्चा आ रहा है 1 घंटे के अंदर, मान लीजिए कि 25 से 30 बच्चे। उनके पेरेंट्स जब आते थे तो डॉक्टर बोलते थे क्या हुआ बताइए। तो माँ बाप या जो भी पेरेंट्स आए हैं साथ में वो एक्सप्लेन कर रहे होते, डॉक्टर पता नहीं वो सुना ही देता था नहीं देता था, वो पीछे चले जाते थे कैबिन से, 1-2 इंजेक्शन फिर लेके आते थे। उसको सर्दी हो, बुखार हो, खांसी हो, कुछ भी हो, उसको वो 2 इंजेक्शन देना है। उसके बाद 100 से 150 रुपये लेना ही है। उसके बाद वो कंटिन्यू करते थे कि हाँ आप कुछ बता रहे थे। तो वो मेरे को फ़नी लगता था कि ये ऐसा क्या है कि पहले 2 इंजेक्शन दे दो, बाद में पैसे ले लो, उसके बाद फिर पूछो कि क्या हुआ था। तो जब पता ही नहीं था तो इंजेक्शन किस चीज़ के दिए आपने, पता नहीं। बट दोस्तों मुझे वो इंजेक्शन दे ना दे उससे मतलब नहीं था, मुझे मतलब था वो पैसे से। क्योंकि मेरे बचपन में 10 रुपये बहुत बड़ी चीज़ होती है, 100 रुपये तो पूछिए मत, वो तो खुशी का ठिकाना नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता काइंड ऑफ सिनेरियो है, जहाँ पे मैं 50-60 पैकेट बिस्किट ला सकता, बहुत सारी चीज़ें आती थी उस टाइम पे। सो दोस्तों उस टाइम में क्या हुआ कि वही माइंडसेट के साथ में बढ़ा कि मैं बड़ा होके डॉक्टर ही बनूंगा। दोस्तों मेरे गांव के हिसाब से मैं एक स्कॉलर था, क्योंकि एक तो मैं टीचर का बेटा था और पढ़ाई में भी मैं थोड़ा ज़्यादा ध्यान देता था, क्योंकि मैं जब खेल कूद कर ही नहीं सकता और मुझे बचपन से ही एक बड़ा बनने के शौक़ थे। मेरे सपने बहुत बड़े बड़े थे कि बड़ा सा स्काई स्क्रैपर बना दूंगा, बहुत सारे लोगों से मिल लूँगा, बहुत लोग मुझे पूछने आएंगे। तो उस हिसाब से मैं पला बड़ा।
बट दोस्तों जैसे ही 10th पास आउट हुआ, मैं एक हायर फर्स्ट क्लास अप टू 80% ला के पास हुआ, जो कि मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट थी कि हाँ, मैं यार ज़िंदगी में कुछ बहुत अच्छा कर लिया। उसी टाइम में दोस्तों क्या हुआ कि जितने भी मेरे रिलेटिव्स थे, पेरेंट्स थे, तो उन्होंने सब ने बोला कि बेटा तू साइंस ले लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि तूने इतना अच्छा मार्क्स लाया है तो हमारा नाम रोशन होगा, अल्टीमेटली तेरा फेम भी बढ़ जाएगा। दोस्तों मुझे भी बड़े अच्छा लगा कि यार मुझे और कोई मानता है, तो मैंने ज्वाइन कर ली साइंस। बट साइंस लेने के बाद दोस्तों मुझे पता चला कि मैं जो उड़िया मीडियम में एक 100 पेज की बुक पढ़ाई कर रहा था ना इंग्लिश में, उसको तो मैं रट्टा मार के पार कर लेता था। अब यहाँ पे बुक रही जहाँ पे 600-700 पेज की, वो भी 5-5 अलग अलग ऑथर के, और वो सारे पढ़ाई करना है इंग्लिश में, क्योंकि वहाँ पे अपनी मदर टंग की सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है, बाकी सब के सब इंग्लिश में। फिर मुझे सरप्राइज़ लगा, यार ये क्या हो गई बात। फिर उसके ऊपर से इतने मोटे मोटे नोटबुक। अब नोटबुक को क्या है कि साइंस तो ले लिया, बट उसको जो ज़ेरॉक्स कर निकाल के लाने के लिए अपने पास पैसा नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी एक टीचर थे, अल्टीमेटली 6 बच्चे और उसके ऊपर सैलरी विद इन 10,000 रुपीज़, तो उसमें से 1 रुपये तो बचता नहीं था। तो करेंगे क्या? अब मुझे तो हर चीज़ नहीं दे सकते, राइट, और मैं मांगने भी नहीं जा सकता। तो दोस्तों वो रिकॉर्ड को लिखने के लिए मेरा 6 महीना चला गया। तो किसी तरह तो मैं फर्स्ट ईयर निकाला। उसके बाद दोस्तों मैं अपने गोल के ऊपर सेट था कि प्लान तो किया है, डॉक्टर तो बनना है। तो अभी बनना कैसे था? अल्टीमेटली जेई का एंट्रेंस दे के ही मुझे एंटर करना था एमबीबीएस के अंदर। नहीं तो फिर मेरे पास 20-25 लाख ज़रूरत पड़ती, और 20-25 लाख तो देने वाला कोई नहीं था। तो उस हिसाब से मैं घर पे गया, मैं पिताजी को बोला कि डैड मुझे थोड़ी सी एडिशनल पैसा चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 200-300 रुपीज़ एडिशनल, ताकि मैं अपना डॉक्टर के लिए पढ़ाई कर पाऊँ। दोस्तों उसकी वजह से क्या हुआ कि घर पे एक टेंशन वाली सिनेरियो क्रिएट हो गया कि पढ़ाई तो करना चाहता है, पैसा कहाँ से आएगा, हमारे पास ऑलरेडी पैसे की इतनी शॉर्टेज है, उसके ऊपर से तेरे को कैसे दे रहे हैं वो तेरे को भी नहीं पता, घर कैसे चलती है पता नहीं, तो एक अलग ही दुनिया में है, कैसे करेंगे उसको। तो बोलता है डॉक्टर बनना, वो तो अच्छा लगता है बट करेंगे कैसे। फिर मेरे पिताजी ने मेरे भाई को बोला, जो कि मेरे से 2 साल बड़ा था, अल्टीमेटली उसको जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, दोस्तों से मिलना, बाकी लोगों से मिलना, वो सारे उसमें था। जैसे कि एक नेता होता है ना कि हर किसी के बारे में जानता है, हर किसी का केयर करता है, वो उसी टाइप का था। दोस्तों उसने आया मेरे से, वैसे भी वो मेरा दोस्त जैसा ही था, मेरे को रेप्लिका बनाने की कोशिश कर रहा था, बट हमारे दोनों की, भले ही 2 भाई है, बट हमारे एटीट्यूड में 100% अपोजिट था। यानी कि वो हर किसी से मिलता था, मैं किसी से नहीं मिलता था, क्योंकि मुझे वो जो मजाक मस्ती कैरिकेचर बिल्कुल पसंद नहीं था, और उसको उस पर इंटरेस्ट था। सो दोस्तों उसने आया, मुझे समझाने की कोशिश किया कि देख, तू इकलौता नहीं है कि जो डॉक्टर बनना चाहता है, यहाँ पे उसका बेटा देख, उसका बेटा देख, उन्होंने भी बहुत टैलेंटेड थे, तू क्या टैलेंटेड है, तेरे से बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे। उन्होंने 95-98% लेके आए थे, फिर उन्होंने साइंस में भी अच्छा करके मार्क्स लाए, बट आज की डेट पे उनकी ज़मीन बाड़ी घर सब बिक गया, और वो डॉक्टर अभी तक बन ही रहे हैं। तो उनकी हालत ऐसा हो गया है कि खाने के लिए भी पैसा नहीं है, और हमारे पिताजी का हालत तो तेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। एक तो हम 6 बच्चे और ऊपर से हमारे पास है ही क्या। तो दोस्तों मुझे लगा कि यार करेंगे क्या फिर उसने बोला कि नहीं, ये तुझे छोड़ देनी चाहिए। बोला यार बचपन का सपना है, ऐसे कैसे क्या छोड़ दूँ। फिर दोस्तों मैं मायूस हो गया, मैं चला गया। सो अल्टीमेटली मैं वहाँ पे 10 किलोमीटर डिस्टेंस में रहता था, क्योंकि घर पे रह के साइंस पढ़ाई करना और पास करना पॉसिबल नहीं था। तो वहाँ पे एक टीचर रहते थे जो कि हमें रखे थे 3-4 बच्चों को कि दिन के टाइम में वो ट्यूशन करेंगे, और बाकी हम लोग उसी पे रहते थे, क्योंकि वो बहुत बड़ा घर था। तो फिर मैं टीचर से मिला तो उन्होंने देखा कि मैं थोड़ा सा सैड था, बहुत दुखी था। तो उन्होंने बुलाया, बोलता है कृष्णा क्या हुआ। मैं बोला सर क्या बताऊँ, घर वाले मुझे सपोर्ट ही नहीं करते, कुछ भी बोलता हूँ मानते ही नहीं है, बच्चों के लिए लोग क्या क्या नहीं कर देते, और मेरे माँ बाप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, कुछ भी बोलो कि पैसा नहीं है पैसा नहीं है, ऐसे ही बोल रहे हैं। तो टीचर ने सब सुनने के बाद बोले अरे माँ बाप को पूछना बंद कर, क्योंकि उन्होंने तेरे को जितना हो सकता है उतना किया। आज की डेट पे बच्चों को पढ़ाने के लिए किसी के पास पैसे ही नहीं है।
फिर भी तेरे को उन्होंने साइंस में ज्वाइन करवाया, तेरे लिए सब कुछ अभी तक किया, अभी तक जो पाल पोस के तेरे को बड़ा किया ना, वही बड़ी चीज़ है। और तेरे को डॉक्टर ही क्यों बनना है? क्योंकि तेरे को तो ऐसा नहीं है कि किस मरीज का सेवा करना है, पूरी ज़िंदगी सेवा में दान कर देनी है, कुछ एक्सपर्टीज़ करना है जिसकी वजह से तू बहुत सारे लोगों को हेल्प कर देगा। ऐसा तो कुछ है नहीं। तुझे यदि पैसा ही कमाना है तो इंजीनियरिंग कर ले, उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे टाइप ऑफ इंजीनियर्स हैं। ऐसा नहीं कि एक ही टाइप का इंजीनियर है। और तेरे को करना होगा तो तू वैसे भी कर जाएगा कुछ ना कुछ। दोस्तों मुझे लगा कि बात तो सही है। फिर मैं घर पहुंचा, वही फिर से जेईई की एंट्रेंस के लिए फिर से प्रिपरेशन करने है। मैं बोला डॉक्टर नहीं तो इंजीनियर बनने दो। फिर मेरे भाई साहब फिर से लग गए कि नहीं, हालत देख, कंडीशन देख, ऐसा कैसे करेंगे, क्या करेंगे। फिर उसने मुझे बहुत ज़्यादा बोलने लगा। दोस्तों मुझे गुस्सा आ गया। मैं फिर बोला तू चुप कर। अब इसीलिए मैं बोला क्योंकि वो इंटरवीन कर रहा था मेरे और मेरे पिताजी के बीच में। मैं बोला तेरे को क्या है, मैं देखेगा, पिताजी देखेंगे, वो बोले कर तो करेंगे, नहीं बोल लिए तो नहीं करेंगे। तो वो दोस्तों कहीं ना कहीं से रिग्रेट किया, उसको फील आया कि ये जब जिस दिन बड़ा हो गया और कुछ नहीं बन पाया ना, ये मेरे सर पे फोड़ देगा कि तेरी वजह से मैं नहीं बना। इसलिए उसने चुप रहना ही सब बेटर समझा। दोस्तों मैं पिताजी को पूछा कि पिताजी डॉक्टर तो नहीं बन पा रहा हूँ, क्या इंजीनियरिंग बनूँ? तो पिताजी ने भी कहा कि नहीं बेटा, हमारे पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि तू डॉक्टर या इंजीनियर बन जाए। तो मैं दोस्तों पूछा कि मैं फिर करूँ तो करूँ क्या, कुछ तो आइडिया दो। तो पिताजी ने बोले कि तू टीचर बन जा अभी, इसके बाद एक अच्छा सा कोर्स कर ले, उसके बाद तेरी सैलरी भी मेरे से 4 गुना 5 गुना ज़्यादा हो जाएगा, बेटर जिएगा। दोस्तों लिटरली मेरे मुंह से निकल गया कि आप तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाए, ना हमारे पास घर, बड़ा सा घर है, ना गाड़ी है, ना पैसा है, ना बैंक बैलेंस है। तो जब आपके पास कुछ है ही नहीं तो मैं फिर से उसका रेप्लिका बन के क्या करूँगा? क्योंकि मैं एडमायर नहीं करता कि मैं एक टीचर की जैसा बस स्कूल में जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, आज 10 अलग बच्चे, कल दूसरे 10 अलग बच्चे, परसों तीसरा 10 अलग बच्चे। ना वो बच्चों का कुछ होना है, ना मेरा कुछ होना है। मैं फ्रस्ट्रेट होकर ज़िंदगी जीना पड़ेगा। तो पिताजी ने बोला देख, तेरे को जो करना है कर, बट यहाँ के लिए मैं तेरे को पैसा नहीं दे सकता। तो दोस्तों मैंने मायूस हुआ, चला गया। फिर मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई पे ही ध्यान दिया। मैं बोला ये मेरी ज़िंदगी के आखिरी पढ़ाई होंगे, जहाँ पे कंप्लीट हो गया तो अच्छा है, क्योंकि कंप्लीट तो करना ही था। अल्टीमेटली मैं अपने आप को एक स्कॉलर समझता था, तो इसको ख़त्म तो करना ही था। और उसके बाद मैंने ठान लिया कि इनसे कहीं तो दूर चला जाऊँगा, कुछ भी जॉब करूँगा, फिर से पढ़ाई करूँगा और अपने सपने को पूरा करूँगा, बट वापस नहीं आऊँगा। दोस्तों उसी के हिसाब से मैं जा रहा था। एंड जैसे ही 2-3 महीने गुजरे सेकेंड ईयर के, मेरे दोस्त लोग मुझे छोड़ के, हॉस्टल छोड़ के, अपने जो 4-5 लोग थे, तो अल्टीमेटली वो चले गए। दोस्तों मैं पूछा कि यार तुम मेरे को ऐसे कैसे अकेले छोड़ सकते हो, क्योंकि एक तो पैसे की कमी है, उसके ऊपर हम कंट्रीब्यूशन के ऊपर चला रहे हैं, और तुम चले जाओगे तो सारे बर्डन मेरे पे आ जाएगा। उन्होंने सीधा बोल दिया कृष्णा देख, हमारा एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी है, बाकी जो बचा रहा हम घर पे पढ़ाई कर लेंगे, यहाँ पे फालतू वेस्ट पैसा करके हमें क्या है, तू अपना देख ले। दोस्तों मुझे इतना बुरा लगा, वो तो चले गए थे, मैं बैठ के लिटरली आधा घंटे तक रोता बैठा कि एक तो मेरा करियर में बना नहीं पा रहा हूँ, ऊपर से इतना सारा स्ट्रेस है, क्या करूँ क्या नहीं पता नहीं। अभी फ्यूचर भी एकदम से इतना ब्राइट हो गया है कि कुछ दिख ही नहीं रहा। ऊपर से जिस भरोसे रुके थे कि ये बंदे मेरे को हेल्प करेंगे, कुछ ना कुछ अच्छा होगा, क्योंकि ये सबसे टैलेंटेड है, तो मुझे लगा था कि वो कहीं ना कहीं से मेरे को हेल्प कर देंगे, तो मैं इस पर डेफिनेटली कुछ बेटर कर सकता हूँ। बट वो तो चले गए दोस्तों, उनको कोई लेना देना नहीं था। दोस्त तो दोस्त होते हैं, आपको पता है। तो मैं सोचता बैठा क्या करूँ क्या करूँ, फिर मैं रोता बैठा आधा घंटे तक। फिर मुझे समझ आया कि नहीं, रो रो के क्या ही होना है, क्योंकि ना घर वाले देखेंगे ना दोस्त देखेंगे, जो भी करना है खुद को करना है। तो जब भी आप लाइफ में अकेले रहोगे तभी आपकी इनर स्ट्रेंथ आपको पता चलेगा कि आप क्या कर सकते हो। तब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने किसी भी हाल में इसको तो पास करना ही है। दोस्तों मैंने अपनी जी जान लगा दी। मैं सुबह 4 बजे उठा, रात को 12 बजे सोया, बिकॉज दिन भर मैं पढ़ाई करता रहा। वो मैथमेटिक्स तक मैंने रट्टा मार लिए। इतने बड़े बड़े मैंने जो पेपर्स मिलते हैं, अल्टीमेटली रफ पेपर्स, उसके ऊपर मैं मैथमेटिक्स तक रट्टा मार लिया।
अब मैं तो एक स्कॉलर था, मैं फेल नहीं हो सकता, वो फिर मेरे ईगो पे आ जाता और मैं अपने आप की नज़र में गिर जाता और वह मैं होने नहीं दे सकता था। दोस्तों मैंने इतना मेहनत की ना उसके ऊपर कि जैसे ही मैं एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ, मुझे पता था काम अपना हो गया, मैं पास हो जाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। दोस्तों फिर मैं घर गया, मैं 2 दिन तक ऐसे ही शांति से बैठा था, क्या करूँ सोचते। 2 दिन के बाद मेरे भाई के दोस्त लोग आए, उन्होंने सिटी में रहते थे, तो उन्होंने बोला कृष्णा चल सिटी में चलते हैं, कुछ देखते हैं वहाँ पे क्या करियर है क्या नहीं है। हो सकता है मेरे पिताजी ने उनको बोले हो कि जाके बात कर ले, वो कंप्लीट तो कर गया है बट मायूसी बैठा रहता है। तो उन्होंने आए और समझाए, मुझे अच्छा लगा कि चलो ट्राई करते हैं। दोस्तों मैं घर पर आया, मैंने बोला कि मुझे 4,000 रुपये चाहिए, क्योंकि हॉस्टल में रुकना है, खाना है, पीना है, मुझे देखना है कि क्या क्या करियर ऑप्शंस है और मैं क्या बनना चाहता हूँ। क्योंकि मुझे बिल्कुल ही वो गाँव की ये पे रहना आदत नहीं था, मुझे अच्छा नहीं लग रहे थे, क्योंकि मेरे सपने बहुत बड़े थे कि सोफिस्टिकेटेड जगह में काम करना, अब्रॉड में जाना, बहुत सारा पैसे कमाना, जो कि एक गाँव में रह के पॉसिबल नहीं था। क्योंकि बचपन से मैंने यही चीज़ें देखा कि जो भी बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जाते। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनकी घर की कंडीशन सही नहीं है, किसी भी हाल में उनको सूरत जाना है और सूरत जाते ही उनका इनकम स्टार्ट हो जाती है। जबकि वो पढ़ाई करें, इतना सारा मैथमेटिक, अंग्रेजी, भूगोल, हिस्ट्री सब सीख लेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे वही 15,000 ही कमाना है। तो दोस्तों वो शॉर्टकट मार लेते थे कि गुजरात जाओ, अपना पैसा कमाओ और फिर गांव में आओ तो अल्टीमेटली 10-15 पेयर अच्छे कपड़े लेके आओ, डेली अलग अलग चेंज कर कर के पहनो, एंड जैसे पैसा ख़त्म हो फिर वापस चले जाओ। तो वो फैशनेटिंग था कि यार उनके पास कपड़े हैं, जूते हैं, सब है और अपने पास कुछ नहीं। तो वो चीज़ को मैं चेंज करना चाहता था कि एजुकेशन ऐसा नहीं है, एजुकेशन अल्टीमेटली मेरी पूरी ज़िंदगी चेंज कर सकती है। एंड जो सोफिस्टिकेटेड स्पेस में काम करना, वहाँ पे बिना पढ़े लिखे अनपढ़ गवार बन के तो नहीं जा सकता। तो मैंने वही चीज़ें समझाया घर वालों को कि मुझे 4,000 चाहिए तो मैं कुछ कर पाऊँ। तो दोस्तों फिर से वही था कि नहीं हो पाया, मैं मायूस होकर बैठा रहा। फिर मेरी माँ तो माँ होती है, अल्टीमेटली उसको दुख हुआ, तो उसने गए, उनको गोल्ड को गिरवी रखे, 4,000 ला के दिए कि बेटा जा, तेरे को जो करना है कर, मायूस होकर घर पे मत बैठ। तो दोस्तों मैं फिर से बाहर चला गया सिटी पे, मैं घूमने लगा कि करना क्या है। मैंने वो ऑप्शंस मिले BBA, MBA, BCA वगैरह का, बट BBA के बाद MBA करना था, BCA के बाद MCA करना था और उस पर 5 साल लगते। मुझे दोस्तों पता चल गया था कि जिस तरह का सिनेरियो चल रहा है, 5 साल तो पॉसिबल नहीं है, कि 5 साल यदि मैं रुकूंगा तो अल्टीमेटली मैं करूँगा कैसे, क्योंकि पैसे तो आने वाले हैं नहीं और मैं कहीं से कमा भी नहीं रहा, और एजुकेशन में फोकस करूँगा तो जॉब में नहीं कर सकता, जॉब किया तो एजुकेशन में नहीं होगा, फिर वो मैच हो जाएगा। तो दोस्तों मैं ऐसे ढूंढते क्या हुआ कि फिर से एक टाटा का डिप्लोमा आया, जहाँ पे ऑलमोस्ट लाइक 40,000 सिर्फ ईयरली खर्चा था, 3 साल पढ़ाई करनी थी और 2 साल टाटा के अंडर ही काम करना था। तो दोस्तों मैं वो ऑप्शन लेके घर पे गया, तो घर वाले बोले कि नहीं, हम वो 40,000 भी नहीं कर पाएंगे, उस पर इतना कुछ ज़्यादा नहीं होगा, तो तू उसको छोड़ दे। फिर मैंने फैशन डिज़ाइनिंग का बोला, उसमें भी वही था, और बाकी जो छोटे मोटे चीज़ें थे जो भी बोला उन्होंने मना कर दिया। उस टाइम में मैंने जेई एंट्रेंस देने गया, तो जेई में दोस्तों मैं 120 मिनट में 120 आंसर्स देने थे, जिसमें से तो 60 मेरे को समझ ही नहीं आ रहे थे कि उसका आंसर क्या होगा और इतने शॉर्ट टाइम में उसको कैलकुलेटिव करके क्या करना था। तो बेली लाइक मुझे समझ आई कि 20-30 ही मेरे को मैं कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो दोस्तों जैसे ही जेई ख़त्म हुआ, मेरे को समझ में आ गया था ना डॉक्टर बनने वाला, ना इंजीनियर बनने वाला, कुछ तो अलग ही करना है। अल्टीमेटली मेरा मोटो जो है पैसा कमाना है, तो उसके लिए दूसरी रास्ता पर ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि सपना डॉक्टर बनने की थी बट उसके साथ कनेक्टेड पैसा था, तो चाहिए प्रायोरिटी पैसा, करियर को नहीं कर सकते। तो उस टाइम में मैं जब बाकी सर्च कर रहा था तो मुझे एक एयर होस्टेस एकेडमी का ऐड दिखा, एक कॉन्फ्रेंस दिखा। दोस्तों ने भी सजेस्ट किया कि तुझे ये कर लेना चाहिए जो तेरे दिमाग के हिसाब से, कि 1 साल के अंदर चाहिए, तेरे को जॉब हो जाना चाहिए, गारंटी चाहिए, तो वो यहाँ हो सकती है। दोस्तों मैं वहाँ पे गया, कॉन्फ्रेंस था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि पहली बार किसी 5 स्टार होटल में अल्टीमेटली एक कॉन्फ्रेंस रूम में बैठना, दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो वो लोग भी सेटअप भी वैसे ही करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आए और ज्वाइन करें।
तो उन्होंने दोस्तों जो एलाबोरेट किया कि इनकेस आप इस पर स्टडी करते हो तो अल्टीमेटली आप हॉस्पिटैलिटी में जा सकते हो, आप होटल्स में जा सकते हो, आप एयरलाइंस में जा सकते हो, आप ट्रैवल एंड टूरिज्म में जा सकते हो, एंड बाकी भी बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास ओपन हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपके पास एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ होंगे। तो दोस्तों मैं सोचा कि मुझे लगा कि यही बेस्ट है कि एटलीस्ट इस पे प्लेट भी धोए के 5 स्टार में, तो एटलीस्ट 15-20 हज़ार का तो सैलरी आ ही जाएगा, तो एटलीस्ट ज़िंदगी थोड़ा सा बेटर बन सकती है। तो उस हिसाब से मैं बोला घर पे जाके कि मुझे यही करना है, दिस इज़ द फाइनल फॉर मी। दोस्तों घर वाले वही उन्होंने बोल लिया अपने स्टाइल से कि नहीं हो पाएगा। फिर क्या था, दोनों में थोड़ी सी मायूसी थी, एंड फिर मैंने सोचा कि उन्होंने बोला था कि बैंक सपोर्ट इंस्टीट्यूट करेगी, तो मैं बैंक के पीछे पड़ गया। बैंक के पीछे मैं कम से कम 1.5-2 महीने भागा कि सुबह 9 बजे उठो, 10 किलोमीटर बैंक में जाओ, सुबह से शाम तक बैठे रहो, मैनेजर बोलेगा 2 घंटे के बाद आओ, फिर 3 घंटे के बाद आओ, फिर नेक्स्ट डे आओ, और मैं एकदम से ओबीडियंटली मानता रहा। उसकी वजह से मेरे पिताजी भी 2 बार बैंक जाके आए, जो ब्रांच मैनेजर था इंस्टीट्यूट का उसने 4-5 बार जाके आया। दोस्तों ऐसे ही 1-1.5 महीना चला तो मेरे पिताजी फ्रस्ट्रेट हो गए, बोले कि एक काम कर, तेरे को जो करना है कर ले, ये पैसा ले जो कि अपना रिटायरमेंट का ऑलमोस्ट 1.20 लाख की फ़ीस है वो पूरा निकाल के देता हूँ, तेरे को जो करना है कर ले, जब तू सुन ही नहीं रहा तो क्या करेंगे तेरे को। सो दोस्तों वो पैसा तो मैं लेके आ गया थे। अभी अल्टीमेटली मैं गिन रहा था बैठ के 1 लाख रुपए मेरी ज़िंदगी में मैं पहली बार देखा था कि इतने बड़े बड़े बंडल्स के पैसा। मैं दोस्तों थोड़ा सा शॉक हो गया था कि क्या ये देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इतना सारा पैसा मैंने ज़िंदगी में कभी देखा ही नहीं था, और मैं उसको दे देता और उसके बाद मैं कुछ नहीं कर पाता तो क्या होता। दोस्तों मैं ये सोच रहा था, बट मैं अपने सोच के ऊपर ही डाउट कर रहा था कि क्या नहीं हो पाएगा, तो फिर तो कुछ अलग ही सिनेरियो हो जाने हैं, राइट। दोस्तों पिताजी ने तो बोल दिए थे कि जा ये पैसे ले, जो करना है कर, और मैं गिन रहा था वो पैसा। दोस्तों पहली बार इतना सारा पैसा मेरी ज़िंदगी में देखा था, जो कि तब तक मैंने कभी 1 लाख रुपए से ज़्यादा कभी देखा ही नहीं था, कि इतना सारा बंडल पैसे की मैं गिनता रहा। मुझे लगा कि यार दे दूंगा फिर मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, तो इतना सारा पैसा डूब जाएगा। बट अल्टीमेटली मैंने डिसीजन ले चुका था कि इस पर ज्वाइन करना ही है, तो मुझे करना ही था। दोस्तों मैं इंस्टीट्यूट में गया तो पहली बार बहुत सारी चीज़ें मेरे लाइफ में नए नए हो रहे थे। जैसे कि पहली बार मैं ट्रेन में बैठा, पहली बार मैं एक अच्छा सिटी में गया था जहाँ पे बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड लोग रहते थे। इंस्टीट्यूट इतना अच्छा बनाया था उन्होंने डेकोरम करके। फिर वहाँ पे मैंने जैसे ही ज्वाइन किया, बच्चे इंग्लिश में बात कर रहे थे, जबकि मेरे को इंग्लिश उतना ज़्यादा आता नहीं था। फ़िलहाल जितना पढ़ाई करके सीखा था, थोड़ी बहुत ग्रामेटिकल इंग्लिश बोल सकता था, बट आई वॉज नॉट फ्लुएंट एट ऑल। तो दोस्तों मैं ज्वाइन तो कर लिया। फिर 1-2 महीना गया जहाँ पे 2-2 घंटे सिर्फ क्लास, जिसके ऊपर आओ, कैसे ग्रूमिंग करते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे दूसरों से मिलते हैं, कैसे लाइफ जीते हैं, उसके ऊपर था। दोस्तों मैं सोचा कि जहाँ पे मैं ऑलमोस्ट 18 घंटा 17 घंटा पढ़ाई करता था, यहाँ पे 2 घंटा है और उसका कोई फीडबैक भी नहीं है, कुछ नहीं है, क्या कर रहा है। यहाँ पे सिर्फ पर्सनालिटी डेवलपमेंट चल रही है, बच्चे 1.5 लाख देके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्स करने के लिए आए हैं। आई वॉज शॉक्ड कि अभी करना क्या है। मैं फिर बाकी बाद में दूसरों दोस्तों से पूछने लगा, जो सीनियर्स थे उनसे बात करने लगा, तो दोस्तों ये समझ में आई कि ये इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करके कुछ नहीं होने वाला, कोई एयरलाइन का जॉब नहीं मिलता। यहाँ पे सिर्फ पैसे के लिए उन्होंने गाँव से कहीं से भी उठा उठा के लेके आ रहे बच्चे, ज्वाइन कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनका प्रॉफिट बने। बाकी उसमें कुछ नहीं था, उस पर कुछ किया नहीं जा सकता था कि एयरलाइन क्रू बन जाए, क्योंकि बनने के लिए एटलीस्ट एक पर्सनालिटी जो है, जो फ्लुएंसी चाहिए, जिस तरह का ये एटिकेट, बिहेवियर, मैनर चाहिए, वो गाँव के बच्चे में 1 साल के अंदर डेवलपमेंट करना पॉसिबल ही नहीं था। तो दोस्तों समझ तो आई, बट अभी लेट हो गई थी, ऑलरेडी मैंने सारे पैसे दे चुका था। तो अल्टीमेटली मैं ये नहीं बोल सकता कि यार छोड़ो मैं फिर से टीचर बन जाता हूँ, वो तो नहीं होने वाला था, क्योंकि दिस वाज ओनली वन वे, पीछे जा ही नहीं सकते, हट ही नहीं सकते। दोस्तों मैं रोता रहा, फिर सोचा कि नहीं, अब लोग कुछ भी करें, जिस भी फील्ड में वो महारत हासिल करना है वो तो कर ही लेते हैं। लोग गार्बेज बेच के भी करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, तो यहाँ तो मैं अच्छी खासी जगह पे हूँ, तो यहाँ से कुछ ना कुछ तो अच्छा ही करूँगा। दोस्तों उस दिन मैंने ठान लिया कि जिस दिन मेरा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग शुरू होगा, उस दिन मैंने जॉब अपना उधर ही कंटिन्यू कर लेना है। तो दोस्तों 6 महीने के बाद जैसे ही
शुरू हुआ तो अल्टीमेटली बच्चे जाते हैं, टाइम पास करते हैं, वापस आ जाते हैं, किसी तरह 9 घंटे काटो, 9 घंटे ख़त्म, काम ख़त्म। बट मेरा दोस्तों ऐसा नहीं था, मैं दूसरों से जाके मांग के काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे वो काम की ज़रूरत थी। तो 3-4 दिन के अंदर इतना अच्छा पॉजिटिव फीडबैक गया कि F&B मैनेजर के पास मैं एक दिन ऐसे ही गया था, तो मुझे बुलाया, बोलते कृष्णा काम करेगा? मैं बोला सर बिल्कुल, यही तो चाहिए मुझे। बोला ठीक है, एक काम करना, जैसी तरह ट्रेनिंग ख़त्म होती है ना वैसे ही तू ज्वाइन कर लेना। बोला ठीक है सर। तो मैंने जैसे ही जॉब ख़त्म हुआ वैसे ही ट्रेनिंग पे, तो मैं एज अ जॉब ट्रेनिंग विथ 2000 रुपीज़ मैंने स्टार्ट किया एज अ जॉब। मंथली 2000 रुपये दोस्तों सोच सकते हो, जहाँ पे एटलीस्ट 14-15 घंटे काम करना ही था, और उसके ऊपर मंथली आप समवेयर अराउंड 80 to 90 रुपीज़ पर डे कमा रहे हो, जिसका सिर्फ ये बोलते हैं कि आपका करियर अच्छा होगा, आपका ग्रोथ अच्छा होगा, उसकी वजह से हमें ज्वाइन तो करना ही है। तो कहीं ना कहीं से वो एक्सप्लॉयटेशन था, बट अल्टीमेटली ये इंडियन कल्चर है, अभी भी वही है। ऐसा नहीं कि अभी कुछ रेडिकल चेंज हो गया, सब सोफिस्टिकेटेड स्पेस बन गई ना, वो जो गधा मजदूरी था वो वही है। बट ट्रेनिंग में हर किसी के साथ ऐसा ही होता है। तो मैं पहला दिन ज्वाइन किया 7 बजे, एंड थ्रू आउट द डे मैं काम करते जा रहा हूँ। रात को 2-2:30 बज गए, ऑलमोस्ट 14-16-17 घंटा मैंने काम कर चुका था। फिर मेरा मैनेजर आया, बोलता है बेटा एक काम कर, आराम से जाके सो जा, सुबह 7 बजे आ जाना। दोस्तों मैं गया आराम से, आपको पता है कि वो हम पे 5-6 घंटे की डिफरेंस है, तो क्या ही करना था, थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर वापस काम पे, फिर दूसरा दिन 16 घंटे, तीसरा दिन 17 घंटे, फिर से 16 घंटे, क्योंकि बिजी टाइम था, बैंक्वेट्स में मुझे डाल रखा था। और पता है आपको F&B के काम कभी ख़त्म ही नहीं होते, चाहे कितना भी काम कर लो। तो दोस्तों मैं काम तो कर रहा था, फिर समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या करना है, कहाँ लाइफ सोच रहा था कहाँ आ गया। पिताजी कभी नहीं माना, तो उसकी चक्कर में मैं फंसा यहाँ पे। उनको मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस थी, पूरी लाइफ का एक्सपर्टीज़ उन्होंने समझाने की कोशिश कर रहे थे, बट मेरे दिमाग था कि नहीं नहीं, मैं कुछ अलग हूँ, मैं कुछ अलग करके दिखाऊंगा। तो वो अलग करने के चक्कर में कुछ अलग ही हो गया है। तो दोस्तों मैं रो रहा था, प्लेट में आंसू गिर रहे थे, बट प्लेट तो पोंछ सकता था, बट आंसू पोंछने को टाइम नहीं था। उस टाइम में एक के बाद एक दोस्त आ रहे थे, देख के जा रहे थे। मेरा सबसे खास दोस्त भी आया और वो देख के जा रहा था। मैंने उसको बोला, ओ सुन, मैं तेरे को, मतलब ओ सुन, मैं तेरे को यार इतना अच्छा दोस्त मानता हूँ, बट तू आया बिना पूछे ही जा रहा है, ऐसा कैसे चलेगा, कम से कम पूछ तो लेता। तो उसने बोला कि भाई देख, तू कोई नया तो है नहीं जो रो रहा है, इस इंडस्ट्री में जो भी आता है वो रोता ही है, इरेस्पेक्टिव कोई भी आए। अभी तू चला गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तू जाएगा और 10 आ जाएंगे, वो 10 जाएंगे और 50 आ जाएंगे, काम चल रही थी, काम चलेगी, ठीक है। तो तू जो ये डेडिकेटेड दिखा के 18 घंटे 17 घंटे अपने हिसाब से काम कर रहा है ना, इससे तेरे को कोई मेडल नहीं मिलने वाला। तू अपने हिसाब से शांति से काम कर, 4 दिन किया तो 40 दिन भी कर ही सकता है। दोस्तों मुझे वो चीज़ अच्छी लगी कि हाँ, ये बंदा तो सही बोल रहा है। भले ही ये डेडिकेशन के साथ मैं काम करूँ, मैं काम चोरी नहीं करना चाहता था, बट अल्टीमेटली मुझे 4 दिन किया तो 40 दिन भी कर ही सकता था। दोस्तों मैंने वहाँ पे कंटिन्यू किया, मुझे लगा कि सब सेट हो जाएगा, बट अचानक से फिर से दूसरी एक्सीडेंट हो गई। दोस्तों वही 17-18 घंटे काम करने की वजह से ओवर फ्रस्ट्रेशन के चक्कर में मैं क्या कर रहा था, जो बोर्ड पिन के फ्रिल्स होते हैं वो मैं धड़ाधड़ निकालने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से एक फ्रिल आया और मेरे आई को हिट किया। वहाँ पे दोस्तों ब्लास्ट हो गई। फिर मेरे मैनेजर को बोला, तो मैनेजर को ये 2 अंगूठा दिखा के पूछता है कि ये कितना है बता। दोस्तों वो आई तो ब्लास्ट हो गए, बट फिर भी थोड़ी बहुत विजिबिलिटी थी। मैं बोला सर 2 दिख रहा है। तो बोलता है चूतिया बनाना बंद करो, तेरे को जाना ही है ना तो चला जा, खाली फोकट का इतना ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है। फिर दोस्तों मैं गया, वहाँ पे जाने के बाद नेक्स्ट डे मैं खुद अकेला एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया, तो उसने देखा, बोलता है बेटा इस उम्र में तो यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, तेरा आई पूरा ब्लास्ट हो गया है, एक काम कर, एक ऑइंटमेंट ले और जाके लगा लेना, कल देखते हैं। दोस्तों मैं नेक्स्ट डे गया, वो आंखें पूरा कंटिन्यूसली दुख ही रहा था, क्योंकि वो ब्लास्ट हुए थे। मुझे लग रहा था कि थोड़ी बहुत लगा होगा कुछ। तो उसने बोला कि वहाँ पे क्लॉटिंग हो रही है, आपका ब्लड बाहर नहीं आ पाया, वो क्लॉट हो गया है, बट हम कल ऑपरेशन करेंगे। दोस्तों कल गया तो वो बोलता कि नहीं नहीं, मेरा अभी ऑफिस टाइम ख़त्म हो गया है, मैं जा रहा हूँ। मैं आके HR को फटाफट बताया कि सर ऐसा ऐसा है, ये पेन हो रहा है, क्या करूँ। तो उनको कहीं ना कहीं से डर लगा कि लेबर कोर्ट में या किसी में चले जाए तो हमारा इशू हो जाएगा। बट
मुझे तो दोस्तों उसका ना पता था, ना मेरे घर वालों को पता था, ना कोई इंस्टीट्यूट वाले मेरे को सपोर्ट करने के लिए थे। तो दोस्तों उन्होंने लिया, फिर एक प्राइवेट डॉक्टर को दिखाया, तो बस फटाफट गालियाँ देना स्टार्ट किया कि कौन सा था वो डॉक्टर जो फटे आँख में ऑइंटमेंट दे के छोड़ता है कि इसका कुछ हो जाएगा। तो उस हिसाब से दोस्तों उसने फटाफट एक ऑपरेशन किया, फिर एक 15 दिन के बाद दूसरी ऑपरेशन किया। उसके बीच में मुझे घर जाने को लिए बोला ताकि आराम से सुकून से रह सकूँ, बट मैं घर पे जैसे ही गया वो सिंपैथी आने लगा कि बेचारा अब क्या होगा, इसका आई ऐसा हो गया है, ना पढ़ाई कर सकता है, ना बाहर जा सकता है, ना कुछ देख सकता है। तो दोस्तों मुझे फ्रस्ट्रेशन होने लगा, मेरे को इरिटेशन होने लगा कि ये क्या है। दोस्तों वहाँ से मैंने सब कुछ छोड़ दिए, फिर मैं वापस होटल में चला गया और मैं 2 महीने तक ऐसे ही पड़ा रहा, जिसके अंदर ना मैं टीवी देख सकता हूँ, ना बाहर जा सकता हूँ, ना कुछ कर सकता हूँ। फिर मैं एचआर को पूछा कि सर क्या करना है, तो उसने बोला बेटा तू ऐसे बैठा रहेगा तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, उससे बेटर है तू काम कर ले, फिर देखते हैं, तेरा ऑपरेशन भी करवा देंगे, ठीक हो जाएगा तू। फिर दोस्तों विदाउट लेंस इन द आई मैंने काम करना स्टार्ट किया 1 महीने के बाद। फिर एचआर ने, बाकी लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया, मेरे एफ&बी स्टाफ ने भी बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने जो टिप कंट्रीब्यूशन था अल्टीमेटली उसमें से कुछ दिए कि जा तेरा ऑपरेशन करवा ले। तो दोस्तों मैं गया, ऑपरेशन करवाया, फिर मेरा आई ठीक हुए, तब तक मेरा इंस्टीट्यूट का क्लासेस ख़त्म हुआ। फिर मुझे एक कैंपस मिला चेन्नई में, जहाँ पे सैलरी सोचो दोस्तों इंस्टेंटली 6,500 हो गई थी। एंड मैं अपने क्लास का सबसे ज़्यादा टैलेंटेड बंदा था, जिसको एक्सपर्टीज़ थी, नॉलेज था, एक्सपीरियंस था, बाकी सबको इतना ज़्यादा नहीं था। और उन्होंने वही पर्सनालिटी डेवलपमेंट करके मोस्ट ऑफ स्टाफ बैकआउट ही करना था। 2-4 जो ऑलरेडी परेशान थे, जो जिनको कुछ बनना था, तो बस वही बचे हुए थे। तो हम लोग कुछ मिल के चेन्नई में शिफ्ट हो गए। तो चेन्नई जाने से पहले दोस्तों मैनेजर भाग भाग के आया, मुझे बोलता है कृष्णा पागल हो गया क्या तू, क्यों जा रहा है चेन्नई, वहाँ पे सांभर चारू पानी खा के जिएगा कैसे, तेरे को पता भी है क्या वो कहाँ है। तो दोस्तों मेरे दिमाग में आया, मैं तो बोला ही नहीं, मतलब सब देखता हूँ, बट अल्टीमेटली दिमाग में यही चल रहा था कि ज़िंदगी में और बचा ही क्या होने के लिए, जो होना था तो वो सब कुछ तो हो ही गया है। फिर दोस्तों मैं वहाँ से बिना डरे चेन्नई चला गया। फिर वहाँ पे 2-4 दिन मैंने एफ&बी में ही गया था, तो एफ&बी में काम करना शुरू किया। तो वहाँ का जीएम जो थे बहुत बहुत अच्छे थे। उन्होंने बोला बेटा तेरा जगह ना मुझे लगता है फ्रंट ऑफिस में है, क्योंकि तेरा जिस तरह का बिहेवियर है, जिस तरह का एटीट्यूड है, वो वहाँ अच्छा रहेगा। एफ&बी में क्यों करना है तेरे को ज़बरदस्ती, इनकेस तेरे को करना ही है तो तू वापस आ सकता है। तो मैंने बोला तो सही था, क्योंकि मैंने मेरा अपना माइंड सेट बना रखा था कि एफ&बी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। बट दोस्तों ऐसा नहीं होता कि जो आप सोच बना के चल रहे हो कि वही सही हो सकता है कि दूसरों के एक्सपर्टीज़ के एडवाइस भी ले लेना चाहिए। आया मैं फिर फ्रंट ऑफिस में काम करने लगा, बट जैसे होता है कि एक नई सिटी थी, तो अल्टीमेटली वहाँ का खाना, वहाँ का कल्चर बहुत डिफरेंट था। उसकी वजह से मेरे को थोड़ा एडप्ट होने में डिफ़िकल्ट जा रहा था। ऐसा नहीं कि मैं प्रॉब्लम पे था, बट अल्टीमेटली थोड़ी सी डिफ़िकल्टी तो थी। तो उसकी वजह से जैसे ही मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला कि मैं महाराष्ट्र में शिफ्ट हो जाऊँ, मैं फटाफट रेडी हो गया। दोस्तों फिर मैं महाराष्ट्र में आया, मैंने जॉब करना स्टार्ट किया। सो अल्टीमेटली वहाँ पे जो 6,500 थी, यहाँ पे ऑलमोस्ट 8-10 हज़ार होने लगी। फिर क्या हो रहा था कि मैं 2-3 साल तक ऐसे ही काम करता रहा, बट मुझे समझ नहीं आ रही थी कि पैसा कहाँ है, क्योंकि काम तो कर रहा हूँ बट पैसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैं पैसा सेविंग तो करता था, अल्टीमेटली मैं 3 महीने में 18,000 20,000 बचा लेता था हर 3 महीने में, बट घर वाले बोलते थे बेटा कुछ दे देता तो अच्छा होता। तो दोस्तों मैं 10,000 15,000 दे देता था, तो बाकी जो 5-6 हज़ार थे वो कहाँ चले गए वो भगवान जाने। ऐसा सीन हो गया था, कुछ बच ही नहीं रहा था। तो फिर मुझे लगा कि यार मैं आके फिर से फंस गया यहाँ पे काम कर रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ, बट बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। तो बढ़ने के लिए क्या करना है, तो बढ़ने के लिए जब मैंने सारे स्टडी करना स्टार्ट किया, ये किया, तो मुझे पता चला कि यार इन्वेस्टिंग का रास्ता अपनाना पड़ेगा, जानना पड़ेगा उसके बारे में कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं। नहीं तो फिर उसी हिसाब से फिर रोटेशन 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 चलता रहेगा। जैसे लाइफ में एक रैट रेस होती है ना, कि जॉब किया, फिर पैसा तो कमा लिया, बट कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। ज़िंदगी में क्या हो रही है कि बस पैसा आ रही है, जितना पैसा आया 15-20% भाड़े में चला गया, 15-20% खर्चे बाकी खाने पीने में चले गया, 10-15% कपड़े में चला गया, बाकी कहाँ गया पता नहीं। तो मुझे लगा कि यार इस तरह चलेगा तो भले ही ये ज़िंदगी छोड़ो, अगला 10 जन्म भी लूँगा ना तो सेम ही होगा। इंक्रीमेंट तो हो रही है, बट उसके साथ एक्सपेंडिचर ऐसा नहीं है कि जो पहले सैलरी के साथ एक्सपेंडिचर चल रहा था वही कंटिन्यू रहेगा, वैसा कुछ नहीं था।
तो दोस्तों उसकी वजह से ना मेरे घर वाले बढ़ पा रहे थे, ना मैं बढ़ पा रहा था। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि चलो घर वालों से थोड़ा बात करते हैं, और तब तक मेरे भाई लोग भी काम कर गए थे। तो अल्टीमेटली मुझे लगा कि यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, जिससे प्रेशर उनके ऊपर भी नहीं होगा, मेरे पास भी नहीं होगा। अल्टीमेटली मैं कुछ कर पाऊँगा। भले ही मैं अपने घर वालों को चेंज नहीं कर सकता, बट उनके बच्चों का लाइफ पूरी की पूरी चेंजेस कर सकता हूँ, और किसी का भी ज़िंदगी चेंज कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इतना जो मेहनत करके मैंने सीखा, किसी को भी जॉब दिलाना, कैसे उसको लाके डेवलप करना, ये करना, वो सब चीज़ें मुझे पता था। उसकी वजह से मेरे छोटे भाई को भी मैं सिटी में लेके आया, पुणे में। डेफिनेटली उसने भी एक काम स्टार्ट किया, एंड उसको हिंदी तो बोलना आता ही नहीं था, बट धीरे धीरे वो भी सीख ही गया। दोस्तों वो मेरे से ज़्यादा बेटर काम करने लगा, एंड उसकी वजह से उसका परफेक्शनिस्ट बढ़ते चला गया और वो कमाता चला गया। तो मैंने सोचा कि घर वालों को बोल लेता हूँ, और मैंने घर वालों से वही बोला कि मुझे कम से कम थोड़ा टाइम दो, हम दोनों मिलके अल्टीमेटली उतने पैसे बनाएंगे। आपको चाहिए एट ए टाइम 50,000 ले लो, लाख रुपए ले लो, बट ये 10,000 5,000 वाला सीन बंद कर दो। क्योंकि वो 10,000 में देता हूँ आज बोला, तो कल उनके 15,000 की खर्चे तो निकलना ही था, कि पता नहीं कहाँ से कुछ ना कुछ तो आ ही जाता। चाहे किसी का तबीयत ख़राब हो जाएगा, या अचानक से 10,000 दिए हो तो 15,000 का सामान खरीदना है, या 20,000 दे रहे हो तो 30,000 का किसी का कर्जे चुकाने हैं। तो यही चीज़ें था। तो मुझे लगा कि ये ज़िंदगी भर ख़त्म नहीं होगा, ये चलती ही रहेगी। अल्टीमेटली मेरे जो मर्सिडीज़ के सपने हैं, जो बड़े घर हैं, वो नहीं बनने वाला। तो ये जो रैट रेस था, इसमें से बाहर कैसे निकलना था, मैं उसके रास्ता ढूंढ रहा था। तो दोस्तों मुझे वहाँ पे मिला इन्वेस्टमेंट्स की आइडिया। जब बहुत सारे बुक्स मैंने पढ़े, बहुत सारे चीज़ों को एनालाइज़ किया, तब पता चला कि ज़िंदगी में एसेट बनाना ज़रूरी है। नहीं तो एक्टिव इनकम करते करते ज़िंदगी जाएगी। दोस्तों एक्टिव इनकम क्या है, कि जब तक मैं काम करूँगा तब तक पैसा आते रहेगा, मैं काम नहीं किया तो पैसा नहीं आएगा। अभी कैसा है कि आप जो काम कर रहे हो, अभी सोचो 15-20 दिन तक आपकी छुट्टी नहीं है, जो कि अप्रूव्ड होना चाहिए, जिसके लिए पेमेंट करनी चाहिए, वो नहीं हुआ, तो आपका क्या होगा कि 15 दिन के बाद वो उतना पैसा नहीं मिलेगा। फिर नेक्स्ट मंथ आपको पता है कि आपका हालत क्या होने वाला है, कि आपने 15 दिन छुट्टी ली है, उसके बाद आपकी ज़िंदगी पूरा का पूरा एक ट्रबल मोड में चला गया। हो सकता है वो एक महीना एडजस्ट करते करते आप किसी से और कर्जा लगे, वो दूसरा महीना जाएगा, फिर तीसरा महीना, उसके बाद कोई ईएमआई वगैरह कर लिए, तो वो कंटिन्यूस ज़िंदगी भर चलता ही रहेगा, कि एक ईएमआई ख़त्म, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो ऐसे ईएमआई पे ईएमआई के अंदर आप जो फंसेंगे, तो उसमें से बाहर निकल नहीं सकते। तो दोस्तों मैं सोच रहा था कि करना कैसे है, कि इससे बाहर तो निकलना है, और जॉब भी नहीं छोड़ सकते। क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर के हिसाब से तो मैं ठीक है, कि मैं सोच लूँगा कि हाँ इन्होंने ऐसा बोला था, बिज़नेस करो तो हो जाएगा। तो दोस्तों बिज़नेस में जैसे ही जाओगे आप फंस जाओगे। क्यों? क्योंकि अभी सपोज़ एक छोटा सा चाय का टपरी हो गया, या जूस का स्टॉल, क्योंकि वहाँ पे सबसे कम खर्चा होता है। तो उस हिसाब से मैं सोचूं तो अल्टीमेटली वहाँ पे मेरे ईगो आ जाएगा, अरे यार पढ़ा लिखा हूँ, इतना मेहनत किया, इंग्लिश नहीं आ रहा था इंग्लिश सीखा, बातें करना नहीं आ रहा था बातें सीखा, सोफिस्टिकेटेड प्लेस में काम करना सीखा, इतने सारे सीखने के बाद मैं फिर से वही चाय बेचूंगा, तो क्या इज्जत रह जाएगी? लोग क्या बोलेंगे? तो दोस्तों लोग क्या बोलेंगे, यही सबसे बड़ी बीमारी है। इसमें से बाहर आ जाइए, नहीं तो आपकी ज़िंदगी कभी नहीं सुधरेगा। क्योंकि लोग तो हर चीज़ में बोलेंगे, चाहे आप अच्छे करो तो भी बोलेंगे, ना करो तो भी बोलेंगे। जैसे अभी अडानी को देख लीजिए, वो इतना बड़े बने हैं, लोगों को तकलीफ होने लगा है कि वो इतना जल्दी इतना ज़्यादा पैसा कैसे कमा सकते हैं। कभी कभी मेरे को भी जलन होती है, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है यार, उनको मिल रहा हमें क्यों नहीं मिल रहा, हमें भी थोड़ा मिल जाता तो बेटर था। बट वो मिलने के लिए आप काम भी क्या कर रहे हैं? जब कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, रील पे रील स्क्रॉल करते जाएंगे तो क्या ही होगा। तो दोस्तों वहाँ पे बहुत सारे काम तो पॉसिबल नहीं था। मुझे लगा कि जॉब के अंदर रहूँगा, बट अल्टीमेटली कुछ ना कुछ करूँगा। जो इतने सारे मोटिवेशन स्पीकर को सुना है, कुछ तो एनालाइज करूँगा। तो दोस्तों मुझे रॉबर्ट कियोसाकी का जो बुक था, उसमें से रिच डैड पुअर डैड के कुछ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे लगे, और मैं उसको इम्प्लीमेंट करने लगा लाइफ में। वहाँ पे क्या था कि एसेट बनाओ। दोस्तों एसेट क्या होती है? जो आपकी पॉकेट में पैसा लेके आए, सिंपल है। तो कौन से है कि पहला है बिजनेस, दूसरा रियल एस्टेट, और तीसरा है पेपर मनी। तो बिजनेस क्या है कि बिजनेस दोस्तों एक प्रोसेस है, जिसके ऊपर एक बार आप सारे एफर्ट, मनी, पावर, पैसा, सारे लोगों को जोड़ के आप बना देंगे एक प्रोसेस। एक बार वो प्रोसेस काम करना स्टार्ट कर दिया, तो उसके बाद आपकी ज़रूरत नहीं है, चाहे आप कहीं घूमने जाए, फिरने जाए, कुछ भी करने जाए, दैट्स
अप टू यू, तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी मर्जी, कोई बोलने वाला नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। नहीं भी रहेंगी तो भी काम चलेगा और पैसे आते जाएगा। पर दोस्तों यहाँ पे ऐसा इशू है कि बीइंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास, ना मेरे पास पैसे है, ना लोग है, ना पावर है, कुछ नहीं है, तो अल्टीमेटली इसके ऊपर मैं सोच ही नहीं सकता था। दूसरा है रियल इस्टेट। दोस्तों रियल इस्टेट आपको पता है कि कम से कम लाखों की ज़रूरत पड़ता है। ऐसा नहीं कि 500 रुपये लेके गया मैं REIT में इन्वेस्ट कर दूंगा, ये कर दूंगा, तो वैसा नहीं होता। दोस्तों रियल इस्टेट पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक बड़ी अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है एंड लंबे टाइम के लिए। ऐसा नहीं मैंने कल प्रॉपर्टी ख़रीदा, 1 महीने बाद जाके पूछूंगा कि इसका प्राइस क्या हुआ, दूसरा महीने जाके पूछूंगा क्या हुआ, तीसरे महीने को कुछ हुआ, उस पर कुछ नहीं होता दोस्तों। कभी कभी होता है कि 10-10 साल तक उसका वैल्यूएशन नहीं आता और 10 साल के बाद एक बार वैल्यूएशन आता है जो कि 6 टाइम, 7 टाइम, 10 टाइम भी मिल जाता है। तो वहाँ पे चाहिए पेशेंस विद पैसा, जो कि ये दोनों भी नहीं था। मुझे चाहिए था फटाफट पैसे मिले। तो तीसरा दोस्तों था पेपर मनी। पेपर मनी के अंदर स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, REITs, ये सारे आते हैं। बट दोस्तों एक इन्फ्लेशन नाम का भी चीज़ होती है। इन्फ्लेशन क्या है कि जो भी चीज़ें आप आज खरीद रहे हो, जैसे कि मान लो कि एक टमाटर केजी आज खरीद रहे हो, 6 महीने के बाद वो 50 रुपये की थी तो आज 70 रुपये बोलेगा, परसों 80 रुपये बोलेगा। तो 50 का 80 के हिसाब से हम कंपेयर नहीं करेंगे, गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से जाएंगे तो ओवरऑल 8% का एडिशनल खर्चा तो जाता ही है। तो दोस्तों 8% भी कंपाउंडिंग होता है तो वो बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है, राइट। तो उसके हिसाब से क्या होगा कि जो भी आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं, मान लीजिए 7% के रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, गवर्नमेंट बोलती है काम करो, तुम तो फालतू के पैसे कमा लिए, 1% इधर एज अ टैक्स दे दो। तो आपको एग्जैक्टली मिला क्या, 6%। आप बाकी इंस्ट्रूमेंट देखेंगे 7 या 8%। तो जब इन्फ्लेशन ही 8% है और आप कमाई 8% ही रहे हैं तो अल्टीमेटली आपका पैसा वैल्यू घट जाएगा। क्योंकि आप दोस्तों कमा नहीं पा रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा नहीं आ रहा है। आप देखिए रियल एस्टेट वालों के पास, आप देखिए जो सबसे ज़्यादा दुनिया में रेमिटेंस कौन कमाता है, उसमें से इंडिया आता है। लोग भर भर के 40-40, 50-50 हज़ार अपने घर भेजते, बाहर काम करते, सारे पैसे इंडिया के अंदर भेजते, इंडिया के अंदर वो अपनी प्रॉपर्टीज़ बना रहे हैं। तो अल्टीमेटली लोगों के हाथ में पैसा आ रहा है तो वो खर्चे कर रहे हैं। उसकी वजह से जो ब्रेकफास्ट आप मान लीजिए 10 साल पहले 10 रुपये में कर रहे थे, आज 40 रुपये है। तो ऐसा नहीं कि 40 रुपये हो गया तो कोई खा ही नहीं रहा, वो लोग डिमांड करते हैं और उतना पे करते हैं। आपको पे नहीं करना है तो आप मत खाइए, उसका कुछ नहीं जाता, उल्टा आप भूखा रह जाएंगे। तो दोस्तों समझने के लिए है कि समझने वाली ये है कि पेपर मनी में कैसे पैसे कमाते हैं। तो दोस्तों आप करेंसी के ऊपर कमा सकते हैं, आप क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कमा सकते हैं, आप स्टॉक मार्केट के ऊपर कमा सकते हैं। अब मेरा जर्नी यहाँ पे शुरू होती है कि एक दुकान से, जहाँ पे एक स्टॉक ब्रोकर का दुकान था। मैं गया, मैं पूछा भाई मुझे स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। हालांकि 2-4 हज़ार रुपये थे मेरे पास। तो मैं जैसे ही पूछा तो बोलता है हाँ ठीक है कीजिए। तो मैं सब ठंडा रिस्पॉन्स देख के मुझे लगा कि क्या करना है। मैं बोला किस में इन्वेस्ट करना है? तो बोलता है टीवी देखिए, जो आप बोलेंगे उस पर लगा देंगे। मेरे को समझ के बाहर हो गया। फिर मैं कंफ्यूज देख के वो बंदा बोला कि आपके पास कितने पैसे हैं? मैं बोला भाई 5,000 तक है। बोलता है काम करो म्यूचुअल फंड कर लो। मैं बोला वो क्या है? बोलता है वो भी सेम सेम है। मैं फिर से शॉक हो गया, बोला छोड़ो इसके पास टाइम वेस्ट करके फ़ायदा नहीं है, चलो चलते हैं। फिर चलते चलते मैं जा रहा था। अल्टीमेटली मेरा एक आदत था कि पैसे तो नहीं है, चीज़ें देख लेता हूँ, क्या ही फ़र्क पड़ जाता है। तो मैं दूसरा दुकान देखा, मैं चला गया उधर। वो बंदा था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था कि उन्होंने आए, मुझे विश किया, बिठाया, पानी वानी पिलाया, फिर बोला कि सर क्या करना चाहते हैं। फिर मुझे दोस्तों लगा कि यार ये बंदा सही है। फिर उन्होंने पूछा कि सर मैंने सीधा बोला कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है स्टॉक मार्केट में। तो उन्होंने बोला कि आपकी कोई एक्सपीरियंस वगैरह है? मैं बोला नहीं। तो उन्होंने फिर डिटेल में पूछा कि फैमिली बैकग्राउंड क्या है, अभी क्या करते हैं, कितना पैसे कमाते हैं, क्या करना चाहते हैं लाइफ में। वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसी के हिसाब से प्लान करेंगे तो ही हो पाएगा। तो मैंने पूछा कि कितने साल के लिए करना है? तो उन्होंने सिंपल से एक एग्जांपल दी थी कि मान लीजिए कि आप एक आम का पेड़ लगा रहे हैं, तो मान लीजिए कि 5-7 साल वो आम देने लगा, क्या आप आम खाएंगे कि पेड़ उखाड़ के खाएंगे? तो सिंपल आंसर था कि आम ही लेना है। तो उन्होंने वही बोला कि आम का पेड़ को बड़ा होने दीजिए, वो एक आम को लेकर दूसरी जगह बो दीजिए, फिर वहाँ से और आम आएंगे, तो अल्टीमेटली आम की पूरी बागीचा बना लीजिए, क्या दिक्कत है? बट आप बोले कि नहीं नहीं उखाड़ के लेना है, तो पता नहीं
क्योंकि लाइफ टाइम में पैसे की तो ज़रूरत पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप रिटायरमेंट हो गए, आपके रिटायरमेंट में सिर्फ काम ख़त्म होता है, एक्सपेंडिचर नहीं कि काम ख़त्म हो गया कि आपने खाना पीना रहना छोड़ दिया, राइट। तो उस हिसाब से क्या होता है कि लाइफ टाइम जब आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो आप उसके हिसाब से प्लान कीजिए ना, उसके हिसाब से प्लान नहीं करेंगे तो कैसे होगा। तो दोस्तों मुझे वहाँ पे अच्छा लगा, मैंने स्टार्टेड फ्रॉम 2000 रुपीज़ विद SIP एंड वहाँ से मैं धीरे धीरे सीखने लगा। मुझे दोस्तों लगा कि इतना मैंने बचपन से जो पैसे के ऊपर इतना मेहनत करके अभी यहाँ तक पहुँचा हूँ, मुझे रैट रेस समझ में आई, मुझे ये समझ में आई कि कहाँ से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है और कैसे करना है, तो मैं दूसरों को भी हेल्प करता हूँ। ऐसा इसलिए लगा क्योंकि मेरे पास एक तो टाइम बहुत था, मैं नाइट शिफ्ट में नॉर्मली रहता था, क्योंकि उनको भरोसा था कि इस बंदे को दो तो ये संभाल लेगा, कोई टेंशन नहीं है, हम आराम से घर पे सो सकते और सारे काम हो जाएगा। तो दोस्तों रिजॉर्ट था तो अल्टीमेटली 10-12 बजे तक काम ख़त्म, फिर 12 से 6 बजे तक पूरी टाइम खाली है और मैं सो नहीं सकता। मुझे आदत नहीं है ना ड्यूटी पे सोने का, ना किसी हेरा फेरी में घुसने का। तो मेरे को आदत नहीं था कि नाइट में काम पे सो जाओ और आराम से उठ के आओ करके। तो मैं सोचता बैठा कि क्या करूँ क्या करूँ। फिर मैंने सारे आर्टिकल्स पढ़े, सारे इन्वेस्टमेंट की नॉलेज फिलोसॉफी लिए, फिर बाकी चीज़ों में इंटरवीन किया। सो अल्टीमेटली मैं अपनी नॉलेज को गेन करता रहा। फिर जो कोटेशंस आते हैं ना कि इन्वेस्ट इन नॉलेज टू गेट यू द मैक्सिमम आउटपुट, राइट, कि इन्वेस्ट नॉलेज में करेंगे तभी जाके आउटपुट अच्छा आएगा, जो कुछ भी हम करना है तो वो कर सकते हैं। तो मैं पढ़ाई करता गया दोस्तों, दिन बीतते गए एंड विद इन 2 ईयर्स आप यकीन नहीं करेंगे मैं 2.5 लाख की पोर्टफोलियो बना लिया। ऑलमोस्ट लाइक मेरे सैलरी 10-12 हज़ार रुपये और मेरे पोर्टफोलियो मैंने 2.5 लाख की बना लिए। तो दोस्तों उसके ऊपर इंटरेस्ट ही मेरे को 1.5 लाख की था। तो अल्टीमेटली मेरे पास 4 लाख की पोर्टफोलियो इज़ द एज ऑफ 20-21 ईयर्स। तो मुझे लगा कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तो एकदम से शक्तिमान बना हुआ हूँ। दोस्तों को मैंने दिखाया तो वो भी एकदम से शौक कि यार क्या 5-10 हज़ार तो हम भी कमाते हैं, बट इस बंदे के पास इतना सारा पैसा और हमारे पास कुछ नहीं। तो उनको मैंने समझाया कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं। फिर एक धीरे धीरे उनका भी पोर्टफोलियो बिल्ड करना स्टार्ट किया। तो दोस्तों हुआ ये कि उसकी वजह से मेरा सिंपल यही था कि जैसे जैसे मैं पढ़ाई करता था, बहुत सारे इन्फ्लुएंसिंग चीज़ें सीखा, तो उसमें से एक ही टॉपिक था कि जितना ज़्यादा आप लोगों की हेल्प करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका वर्थ होगा, उतना ही ज़्यादा आप बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों मैं वही करने की कोशिश कर रहा था और मैं एक्सपैंड करता जा रहा था। तो उसकी वजह से अपने आप ही मेरे कई सारे दोस्त बन रहे थे और अपने आप ही ना चाहते हुए भी दुश्मन भी बन रहे थे कि ये बंदा फंसा रहा है, हो सकता है इसका कुछ ना कुछ तो मिलता होगा। हालांकि आपको पता है दोस्तों म्यूचुअल फंड में कुछ खास इंसेंटिव नहीं बनता जिसकी वजह से आप वो मोटिवेट कर पाए। बट मैं पैशनेट था कि चलो मैं अपने दोस्तों को भी बनाता ताकि जब भी चाय पीने के लिए भी हो वो दोबारा ना सोचे कि इसके लिए खर्चा करना है या नहीं करना है। ऐसा नहीं कि मैं नहीं दे सकता, बट अल्टीमेटली मैं चाहता था एक कम्युनिटी बिल्टअप करूँ जहाँ से सबके सब लाखपति से करोड़पति बनाऊँ। तो उससे होगा इफेक्ट ये कि मान लीजिए 2-3 लाख भी एक पक के पास है, मैं 10 लोग को जोड़ा हूँ तो 20-30 लाख एट ए टाइम हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम घर भी खरीद सकते, हम प्रॉपर्टीज़ खरीद सकते, प्रॉपर्टीज़ को रेंट आउट कर जैसे होता है उसको डेली बेसिस पे हम रेंट आउट करें और उससे ज़्यादा मैक्सिमम रेवेन्यू बेनिफिट गेन कर पाए। तो दोस्तों मेरे दिमाग में वो चल रहा था। उसके हिसाब से मैं क्या कर रहा था, उनको ट्रेन कर रहा था कि जस्ट बढ़ते जाओ। और उस टाइम में मैं सोचा इतना जब मैं कर ही रहा हूँ तो मैं फ़ॉरेन भी जाके आता हूँ। तो मैंने दोस्तों एक इंटरव्यू दिया और मैं क्वालिफाई भी कर गया। उस पर मेरे 60,000 रुपीज़ का एक ऑफ़र था फ्रॉम सऊदी। बट उस टाइम में दोस्तों मुझे एक हरामी दोस्त मिल गया जिसका नाम था पांडुरंग परब। उसने मुझे बोला कि भाई तू सऊदी जा ही क्यों रहा है, वहाँ पे पता है तेरे को अरबिक बोलना पड़ेगा, ये बोलना पड़ेगा, बहुत दिक्कत है। क्यों ना हम सिंगापुर चलते हैं, तेरे को आराम से 1.5 लाख की सैलरी दिलाऊंगा। पता है जहाँ से तू 1 साल काम किया तो कितना मिलेगा? मैं बोला 18 लाख। बोलता आज की डेट में घर की वैल्यू कितना है? मैं बोला 25-30 लाख के आसपास है। बोलता है सोच 1-1.5 साल काम किया तो तेरे पास पैसे आ जाएंगे, उसके बाद इंक्रीमेंट अलग से, वीज़ा एक्सटेंशन अपने आप होगा, तो क्यों जाना चाहिए तेरे को सऊदी, चल मेरे साथ। और उसके ऊपर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तेरे को 1.5 लाख रुपए अभी के अभी देने हैं, तू आराम आराम से दे, तू 10,000 15,000 जैसे जैसे काम होगा वैसे देते जाना। दूसरे तू कंसल्टेंसी के पास जाएगा तो कम से कम 5-6 लाख देना पड़ेगा, या फिर मैं तेरा 1.5 लाख में काम करता हूँ। तो मुझे दोस्तों वो ल्यूक्रेटिव ऑफ़र लगा
और बंदा ऑलरेडी फ्रॉड था, वो बहुत सारे लोगों को फंसाया था, तो अल्टीमेटली उसका एक्सपर्टीज़ मेरे से कई गुना ज़्यादा था और मैं सीधा सोचने वाला बंदा था। तो दोस्तों मैंने उसके भरोसे में देता गया और वो लेता गया। ऐसे ही उसने दिन पे दिन काटता गया कि कभी वीज़ा का इशू है, कभी पुलिस नहीं मान रहा है, कभी मेडिकल में इशू है, कभी कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है, कहीं पे इमिग्रेशन इशू है। तो हर वक्त कुछ ना कुछ नया बहाना, उसको कॉल करने से पहले ही वो खुद कॉल करके बता देता था कि आज ये इशू हो गया है इसलिए नहीं हो पा रहा, कल वो इशू हो गया है इसलिए नहीं हो पा रहा। दोस्तों ऐसे काटते काटते मैं 2 साल उसके पीछे पड़ा रहा। उसके बीच में मैं ना घर जा पाया ना कुछ, और अचानक से मेरे डैड की हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो जाती है। फिर वहाँ पे टर्न अराउंड होता है कि इसकी वजह से, जिसकी वजह से मैं ना बाहर जा पा रहा हूँ ना कुछ, इसने मेरे को ऐसा अटका के रखा है, क्या करना है। फिर मैं घर ही गया था तो उसने फिर से और एक गेम खेला कि तू घर गया था उसी टाइम में वीज़ा आया था, तू नहीं था इसलिए कैंसिल हो गया। मेरे को इतना गुस्सा आया कि मैं बोला दोस्तों ये बंदा किस मिट्टी में बना है कि किसी का पिताजी मरते भी है तो इसको कुछ नहीं, इसको अपना पैसे कमाने की ही पड़ी हुई है हर चीज़ में। फिर मैंने बोला भाई तेरे को जो करना है कर, मुझे इसे बाहर निकलना है। तो दोस्तों वो तो पैसे देने वाला था नहीं, तो अल्टीमेटली बोलता है मैं देता हूँ, मैं करता हूँ। फिर मैंने सोचा कि इसको नाम पे केस करता हूँ, बट मेरे को किसी ने सजेस्ट किया कि मत कर, तेरे को पैसा ही कमाना है तो अबू धाबी में आ जा, मैं हेल्प करती हूँ। तो दोस्तों वो कोई नहीं, मेरा वाइफ ही थी। तो अल्टीमेटली वहाँ पे वो पहले गई थी, उसके दोस्त लोग थे वहाँ पे ऑलरेडी, और मैंने प्रॉपर प्लान आउट करके पहले उसको बाहर भेजा था। तो वहाँ पे रहने की वजह से मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि कुछ भी हो जाए मैं तो बाहर काम कर ही लूँगा। तो दोस्तों मैं बाहर गया, बट जैसे जैसे मैं जॉब ढूंढते गया मेरे को औकात मुझे समझ में आई कि मैं एक तो बाहर कंट्री में हूँ, उसके ऊपर से 130 कंट्री के लोगों के साथ कॉम्पीट कर रहा हूँ। उसके ऊपर मैं इतने सारे जो लोग हैं वो सारे वेल एजुकेटेड, वेल मेंटेन्ड है, और उनके बीच में मैं कंपटीशन में चला गया हूँ। फिर दोस्तों 10-15 दिन बाद मेरे जो वहाँ पे एक रूम पे रखे थे, तो अल्टीमेटली वहाँ पे एक बंदा था जो कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करता था, उसका एक दोस्त था जो हॉस्पिटैलिटी में काम करता था होटल्स में। तो वो ललन जी करके थे, तो उन्होंने आया, बात किए। दोस्तों यकीन नहीं करेंगे, शायद से मैं दूसरों को जो मदद करने की वजह से वो उसका आउटपुट था, उन्होंने 5 मिनट बात किए, फिर बोले कृष्णा मैं तेरे लिए करके देता हूँ। तो दोस्तों उन्होंने क्या किया कि अपनी जी जान लगा दिए और विदिन 15 डेज मेरे को जॉब दिलाए। दोस्तों मैं वहाँ पे जॉब करना स्टार्ट किया और मेरे जो पोर्टफोलियो पूरा का पूरा मैंने खाली किया था, जो 4 लाख था, 4 लाख से फिर से ज़ीरो में आया, और ज़ीरो से फिर मैंने स्टार्ट किया, और 2017 से 2020 के अंदर मैंने 10 लाख रुपीस इन्वेस्टमेंट किए, जो कि बढ़ के ऑलमोस्ट 13 लाख तक चला गया था। बट फिर से दोस्तों आया एक डाउन टर्न, जहाँ पे आया है कोविड। 13 लाख का 6.5 लाख रुपए हो गए अचानक से, क्योंकि अचानक से मार्केट गिरा और मैं भी डर गया था। बट दोस्तों 6-7 साल की एक्सपीरियंस था, बाकी यूट्यूबर्स थे, इन्फ्लुएंसर्स थे, तो मैं बोला बने रहो, हो गए क्या होगा, पीछे तो पूरी इतनी बड़ी कंपनी है ना। ऐसा नहीं है कि मेरे लाख रुपए डूब गए तो पूरा का पूरा मार्केट डूब जाएगा। कोविड एक शॉर्ट टर्म की है, यहाँ पे लोग इतने बड़े बड़े वर्ल्ड वॉर तक झेल गए हैं, तो ये छोटा सा चीज़ है। तो दोस्तों वहाँ पे मैं जब इन्वेस्टमेंट कर रहा था, मैं मेरे दोस्तों को भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए वहाँ पे बोला, तो वहाँ पे भी बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करना स्टार्ट किए, बट वो भी बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि वो नया नया थे और उनका पोर्टफोलियो आधा हो गया था। दोस्तों हम 7-8 महीने रुके, और उसके बाद जो बाउंस बैक हुआ ना, विदिन 1 ईयर मैं जो ऑलमोस्ट 8-10 साल लगाए 1 मिलियन बनाने के लिए, वो दूसरा मिलियन इंस्टेंट 1 साल के अंदर बना। और आज के डेट पे वो पोर्टफोलियो जो उन्होंने उस टाइम में बनाए थे, जो इन्वेस्ट किए थे, उस पर 400% का रिटर्न है। तो दोस्तों इस तरह का कहानी से मैं ये सीखा कि मेरे जो सपने हैं कि उसके लिए मैं एक तो लगातार लगा रहा, मेरी डेडिकेशन, एंड कहीं ना कहीं से वो जो इनपुट था कि फॉरवर्ड थिंकिंग, पीछे जो हो गया उसको मैं चेंज नहीं कर सकता, बट आगे का जो होगा मैं चेंज कर सकता हूँ। तो वो सपने को आपको पूरा करना है, तो अल्टीमेटली आप इसमें से देख सकते हैं कि ये चीज़ें हो सकता है कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत तो डिफरेंस या सिमिलैरिटी हो सकती है। हो सकता है मेरे से बेटर आपकी ज़िंदगी, हो सकता है मेरे से बदतर भी हो सकती है, बट मैं ये नहीं बोलता कि वहाँ पे क्या है और क्या नहीं है। आज के डेट पे ऐसे भी लोग हैं जो 40-50 उम्र तक पहुँच गए हैं और 1 रुपये की सेविंग नहीं है। दोस्तों आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है, बाकी चीज़ों को समझना ही पड़ेगा, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी हो गए या स्टॉक मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड्स उसके पार्ट हो गए,
फिर रियल इस्टेट हो गया। आजकल ऐसे ऐसे ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप ढेर सारा पैसे कमा सकते हो और आपकी ज़िंदगी को बेटर बना सकते हैं। दोस्तों आपको इस हिसाब से आपको क्या लगता है, आपका डेफिनेटली एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि कैसा रहा ये सेशन। क्या आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं? क्या आपको भी कुछ ड्रीम्स कंप्लीट करने में मैं आपका मदद कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? आपको लगता है कि डेफिनेटली मैं कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली मैं तो करने के लिए ही हूँ। मैंने जब हज़ारों की ज़िंदगी चेंज किया है, मुझे तभी लगा था कि मैं दूसरों को लाइफ चेंज कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ दूसरों पे ही काम करता, मैं अपने आप में भी काम करता हूँ। जो रोड मैप है कि 0 टू करोड़ रुपीज़ कैसे होगा, वो एक्सप्लेन मैं नेक्स्ट वीडियो में करता हूँ। तो डेफिनेटली दोस्तों देखते रहिए, बने रहिए। थैंक यू सो मच।